ये भयानक दृश्य पहली बार हुआ कश्मीर में। पहला ऐसा मौका था जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। करीब करीब 60% वोटिंग हुई है। ये बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि जम्मू कश्मीर वापस जमहूरियत की राह पर चल पड़ा है। दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां चल रही है और नेताओं के भाषणों का दौर भी चल पड़ा है। सारे नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, छींटाकशी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कश्मीर और कश्मीरियत का एक प्रमुख मुद्दा गायब सा लग रहा है। बेशर्म राजनीति शायद अपने फायदे के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भूल जाए, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। और वो बात है कश्मीरी पंडितों की। कश्मीरी पंडितों को शायद कुछ लोग भूल जाएंगे, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कश्मीरी पंडितों की पूरी कहानी। कश्मीरी पंडितों के पलायन की जब बात आती है तो अक्सर कुछ नाम, कुछ कीवर्ड्स लोग कहते हैं, जैसे राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा, उस वक्त के देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, मकबूल भट्ट की फांसी, JKLF 19 जनवरी 1990। लेकिन कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी इन चंद शब्दों में सिमट के नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी है। कश्मीरी पंडितों के असली गुनहगार कौन है, उसकी तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन हमारी माने तो कश्मीरी पंडितों के असली गुनहगार है 13 साल की बेशर्म राजनीति और उस अपरिपक्व राजनीति में हुए कुछ घटनाक्रम। कश्मीरी पंडितों की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले के उन सारे घटनाक्रमों की, जिसके कारण वो भयानक दौर आया कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आपसे उस दौर की भयानक तस्वीर की, जब कश्मीरी पंडितों को खौफ के मारे अपना घर बार छोड़ के अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। 1981 की अगर हम रिपोर्ट माने तो घाटी में करीब 3.5 से 4 लाख, करीब करीब उससे भी ज़्यादा माना जाता है कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहते थे। लेकिन आज मात्र 808 परिवार ही कश्मीरी पंडित वहाँ पर रह रहे हैं। 808 परिवार, यानी कि अगर एवरेज मान के चलो तो 4 से 5 हज़ार कश्मीरी पंडित वहाँ पर रह रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारे कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा। कारण कौन, जिम्मेदार कौन, आज हम पूरी बात करेंगे। कश्मीरी पंडितों की अगर हमें कहानी जाननी है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 1977 से। 1977 तक कश्मीर के अंदर सबसे बड़े नेता थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र थे। कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ उसमें उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। शेख अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन का 90% हिस्सा एक सेक्युलर राजनेता के रूप में काम किया। लेकिन 19 मई 1977, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति ही पलट गई। शेख अब्दुल्ला खुद भी पलट गए। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलगाववादी नेता और एक मिलिटेंट था, मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट को 1984 में तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। अब मकबूल भट्ट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मकबूल भट्ट ने एक CID इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या की थी। बारामूला के अंदर एक बैंक लूटा था और बैंक मैनेजर की भी हत्या की थी। ये तो एक सामान्य अपराध हुए, लेकिन उसके अलावा 1971 के अंदर जो इंडियन एयरलाइंस का विमान F-27 का हाईजैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड, जिसे कहते हैं गंगा विमान, उस विमान का नाम था गंगा, उसका मास्टरमाइंड या उस हाईजैकर्स को
हाशिम कुरैशी और अरशद को ट्रेनिंग देने वाला था मकबूल भट्ट, यानी कि वो पहले से एक आतंकवादी था। 1968 में उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में वो जेल से भाग गया, फिर वापस पकड़ा गया और फिर तिहाड़ में 11 फरवरी 1984 को उसको फांसी दे दी गई। उस मकबूल भट्ट ने और अमानुल्लाह खान ने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से 1990 में कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। आज की डेट में इसका सरगना है यासीन मलिक। यासीन मलिक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जो इसका चीफ है। और यासीन मलिक कौन था? हमने कश्मीरी फाइल्स में एक और वीडियो बनाया था 87 के चुनाव की धांधली पर, विवादित चुनाव कश्मीर का सबसे। उसमें सैयद सलालुद्दीन का जो चुनावी एजेंट था वो यासीन मलिक ही था। सैयद सलालुद्दीन, जिसका उस वक्त नाम था यूसुफ शाह, और उसका जो चुनावी एजेंट था यासीन मलिक, इन दोनों को 20 महीने के लिए जेल में डाल दिया था फारूक अब्दुल्ला ने। उसके बाद छोड़ा, फिर ये लोग आतंकवादी बन गए थे। उस पूरे चुनाव की बात आपको देखनी है तो हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खैर, 1977 की ये कहानी हमने आपको बता दी। उसके बाद क्या हुआ? 82 में तख्ता पलट हुआ, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माफी चाहता हूँ 84 में 82 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु होती है और 84 में फारूक अब्दुल्ला, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के बहनोई उनसे अलग होकर बगावत करके कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाते हैं गुलाम मोहम्मद शाह। अब गुलाम मोहम्मद शाह ने एक ऐसा काम किया जिसने कश्मीरी पंडितों का वहां पर रहना हराम कर दिया। वो क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 1986 के अंदर देश में दो घटनाएं हुई। एक तो राजीव गांधी ने अयोध्या के राम मंदिर के ताले खुलवाए, जिसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। और उसके साथ साथ गुलाम मोहम्मद शाह, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि जम्मू कश्मीर के सचिवालय में एक मंदिर जो बना हुआ है उसको तोड़ के मस्जिद बनानी है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनानी है। ये उन्होंने फैसला लिया। उस फैसले के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने विरोध किया और उस विरोध के, कश्मीरी पंडितों के विरोध के खिलाफ JKLF ने कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया। अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बहुत भारी मात्रा में हिंसा हुई, उनके घरों पे हमले हुए और मंदिरों पे हमले हुए और कश्मीरी पंडितों के घर की औरतों के साथ रेप और हत्याएं भी हुई। ये भयानक दृश्य पहली बार हुआ कश्मीर में। पहला ऐसा मौका था जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। ऐसा रिकॉर्ड में बताया जाता है कि वो पहली बार उनके ऊपर हमले हुए थे 86 में। 86 से पहले कभी भी कश्मीरी पंडितों पर सीधा सीधा हमला नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था कि जब JKLF का गठन हुआ था तो शेख अब्दुल्ला ने अपनी राजनीति को चेंज किया और पूरी राजनीति का नैरेटिव उन्होंने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कर दिया था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बाहरी तक कह दिया था शेख अब्दुल्ला ने, जो किसी जमाने में एक सेक्युलर नेता थे। तो वहां से शुरुआत हुई थी कश्मीरी पंडितों से प्रति नफरत की, जो 86 में जाके पहला ऐसा मौका आया जब कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए। फिर क्या हुआ? फिर 87 के चुनाव हुए। 87 के चुनाव के अंदर धांधलियां हुई, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और उसके अलावा जो हुआ 11 फरवरी 1984 को जो मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, उसके खिलाफ कश्मीर में खुलेआम रैलियां हुई। और इन सब चीजों को वहां की लोकल पॉलिटिक्स नंगी आंखों से देखती रही और बेशर्मी से चुपचाप उसको न तो रिकॉर्ड किया और न ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया और उसको आगे बढ़ने दिया। एक दौर ऐसा आ गया कि JKLF की कश्मीर के अंदर खुलेआम रैलियां होने लगी, खुलेआम वहां पर उनके पोस्टर लगने लगे और खुलेआम कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बातें होने लगी। ये कश्मीर में आम बात होने लगी। और फिर आया 87 का चुनाव, जिसके अंदर दुनिया भर की धांधली हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और कश्मीर में जो अलगाववाद फैला था उसको मिलिटेंट में, आतंकवादी संगठनों में कन्वर्ट किया। तो ये पूरी पृष्ठभूमि बनी कश्मीरी पंडितों के पलायन की। और उसके बाद दौर आया कश्मीरी पंडितों के खिलाफ लगातार हिंसा का, और वो दौर शुरू हुआ 1989 में।
1989 से लेकर 1919 एक साल के अंदर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब की हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की कहानी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तो लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक एंड फॉलो कर दीजिए और इंतजार कीजिए इस भयानक कहानी के अगले वीडियो का, उस दर्दनाक कहानी के अगले वीडियो का, कश्मीरी पंडितों के पलायन के उस दौर का। जय हिंद, जय भारत।